राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे महा एक्सेप्शंस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के महा एक्सेप्शंस के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है बेटा। इससे पहले जो छठा लेक्चर हमने पढ़ा, इससे पहले वाला लेक्चर, तो उसमें हमने वीबीटी की शुरुआत करी थी और काफी हद तक हमने वहां पर वीबीटी को कंप्लीट करा है। लेकिन इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी वीबीटी को कंप्लीट करने वाले हैं, उसके एक्सेप्शन कंप्लीट करने वाले हैं और उसके लिमिटेशन कंप्लीट करने वाले हैं। जो वीबीटी के अंदर कमियां थी वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस लेक्चर में वीबीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने वाला है एग्जाम में जो आप वीबीटी से आएगा और आप उसको छोड़ देंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बशर्ते आप नोट्स मेरे साथ बनाते रहें अच्छे से और अच्छे से समझते रहें। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा नोट्स ऐसे कोटा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, तो आप नोट्स के साथ चलते रहना मेरे साथ बेटा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 यानी कि महा एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी। बेटा ये एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी देखो हर साल क्वेश्चन यहां पर आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं? एक्सेप्शन के। जो चीजें अलग सी होती हैं उसके ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा अगर मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन ऑफ वीबीटी का, तो सबसे पहले एक्सेप्शन की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं NiH2O का होल 6 और यहां पर लिख दिया मैंने इस कंपाउंड के ऊपर, इस पेयर के ऊपर +2 चार्ज। वैसे तो ये अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने पास एक्सेप्शन का नहीं है। एक्सेप्शन वाला कॉम्प्लेक्स अपने पास ये है। सबसे पहला मैंने यहां पर डाल दिया स्टार पॉइंट करके, ये अपने पास एक्सेप्शन है कि जैसे मैंने इसी को ले लिया निकिल और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ले लीजिए, मान लीजिए NH3 का होल 6 और अब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ये जो पीले कलर में मैंने लिखा है ये वाला, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्सेप्शन किस तरह से होगा, किस तरह से इसको करना है उसको हम पहले बाद में समझेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को जैसे हम अभी तक कर ही रहे थे वीबीटी में लेक्चर नंबर 6 में, तो वैसे ही इसको हमने करना है। यानी कि अपने पास जो ये अपने पास मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए NiH2O का होल 6 है और यहां पर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं वीबीटी के द्वारा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक नेचर के बारे में इसकी बात करेंगे। तो वो अगर कर रहा हूं तो मैं जब भी वीबीटी के क्वेश्चन करता हूं, जैसे लेक्चर नंबर 6 में भी हमने देखा कि हम 3 स्टेप में वीबीटी के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है यानी कि स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम यहां पर क्या है? निकिल। तो अगर मैं निकिल की बात करता हूं, निकिल का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 28 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D में होंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, है ना। 3d8 4s2। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहां पर हम लिखते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट बना के देखते हैं 3d का ऑर्बिटल बना के। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से 5 ऑर्बिटल हैं d में, ये है 3d, ठीक। और ये 4s की एक ऑर्बिटल होती है, ये 4s मैंने इस तरह से बना दिया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए हुन्स रूल को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने डी को भर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर मैं बात करता हूं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से भर दिए हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप तो क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो गया बेटा? अपने पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं इसी का स्टेप नंबर 2 करता हूं, स्टेप नंबर 2, तो वो वहां पर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यानी इस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पर मैं देखता हूं तो ये H2O न्यूट्रल लिगेंड्स होता है अपने पास, ठीक। इसको हटा दीजिए तो ये +2 चार्ज सीधा निकिल के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +2। तो यहाँ पर निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 का मतलब समझते हो बेटा? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे जाएंगे? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन s से चले गए, 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4s हो जाएगा खाली, यानी कि 0, और 3d8 रहेगा। यानी कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी? ये 3d8 और 4s हो गया बेटा 0, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है अपने पास।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कब जाते हैं बेटा, एक्साइट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक्साइटेशन होने पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहां पर हम तब बनाते हैं एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ये अपने पास ग्राउंड स्टेट था, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, ईएस मतलब एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट में यहां पर दिखाऊं तो ये 3D है, ठीक है, ये 3D के 5 डब्बे, ये 4s के 1 डब्बा, ठीक। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मैं किस तरह से भरता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, ठीक है, उस रूल को फॉलो करते हुए। और 4s इस तरह से 0 अपने पास हो गया, ठीक। अब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 की अगर बात करें तो स्टेप 3 में अपने पास क्या होगा, स्टेप 3 में हम लिगेंड्स के नेचर की बारे में बात करते हैं। अगर लिगेंड्स नेचर के बारे में बात करें, लिगेंड्स नेचर, ठीक है, लिगेंड्स नेचर के बारे में बात करें तो लिगेंड्स नेचर क्या है अपने पास, H2O लिगेंड्स है। और H2O क्या होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है ना। जो वाटर है अपने पास वो वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, ठीक। क्या ये बैक बॉन्डिंग करता है, नहीं, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बैक बॉन्डिंग करता है, ये मैंने बताया था, ठीक। तो यहां पर जो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड्स है, नॉट शो बैक बॉन्डिंग। मैंने ये छठे वाले लेक्चर में बता रखा है, इससे पहले वाले लेक्चर जो पढ़ाया है, नॉट शो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग यानी कि बीवी, या फिर बैक पेयरिंग, बैक बॉन्डिंग कह सकते हो, या फिर बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, या बैक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का नहीं शो करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में पीछे साइड जो है पेयर्ड नहीं होंगे। जब पेयर नहीं होंगे तो इस कंडीशन को यहां पर फिर ऐसे उतार देंगे, इसको मैं बोलूंगा ये अपने पास है, ठीक है, 3D, और ये अपने पास है क्या है बेटा, 4s, ठीक है, ये 4s। तो इसको मैंने D का 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उतारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से, ठीक है ना, 8 इस तरह से। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मुझे देखना है कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब मुझे 6 डब्बे भरने हैं, 6 ऑर्बिटल भरनी है, और अपने पास क्या है, एक ही ऑर्बिटल खाली है। अगर मैं इस एक ऑर्बिटल में वाटर ला रहा हूं, H2O लेके आ रहा हूं, यानी कि एक H2O इस एक डब्बे में आ गया, तो इसका मतलब मुझे 5 डब्बे अभी और भरने। तो 5 डब्बे अभी और भरने, यानी कि 4s के बाद अपने पास क्या आता है बेटा, आगे 4p आएगा, ठीक है, इस तरह से अपने पास 4p आ चुका है, ठीक। तो 3 H2O यहां हम भर सकते हैं, यहां पर दूसरा H2O, यहां पर तीसरा H2O, यहां पर चौथा H2O, इस तरह से हमने 4 H2O भर दिए। अभी हमें 2 डब्बे और चाहिए, 2 ऑर्बिटल और चाहिए। तो देखो बेटा, जैसे 4s के बाद 4p आया, ऐसे 4p के बाद 4d भी अपने पास आता है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने 4d वाला ऑर्बिटल यहां पर बना दिया, ये इसके 5 डब्बे, ठीक है। ये 5 डब्बे अपने पास किसके आ गए, ये 4d के। लेकिन ये 4d के 5 डब्बे तो आए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हमें केवल 2 ही डब्बों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हम 2 डब्बों पे H2O यहां पर आगे भर देंगे। क्या करेंगे, इस तरह से H2O अपने पास इस तरह से आगे भर देंगे। तो देखना यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल भरी, S, तो ये S आ गया। उसके बाद P भरी गई 3, तो sp3 हो गया। उसके बाद D भरी गई है 2, तो ये D2 हो गया। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आ गया, sp3d2, ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। तो क्या यहां पर भार वाली D यूज हुई है बेटा, अगर भार वाली D यूज होती है, ठीक है, भार वाली D अगर यूज होती है तो वहां पर हम उसको क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लेक्चर नंबर 6 में मैंने बता रखा है। अगर अंदर वाली D यूज होती है यानी D2, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर जब बाहर वाली D ऑर्बिटल यूज होती है तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी कह सकते हैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इसका नाम हो चुका है अपने पास। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर मैं इसकी ज्योमेट्री देख रहा हूं, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री बेटा हमारे पास पता है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो आंख बंद करके लिख देना ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। मैंने बोला है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए सीधा
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जैसे बात करी तो जैसे ज्योमेट्री की बात करी तो वैसे उसका ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर भी बना देना है हमने। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती कैसे, इस तरह से, ठीक है। पहले तो हमने स्फीयर बनाना है, ये अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना है इस तरह से, ठीक। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जितना चार्ज है वो लिखते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक, या फिर जितना चार्ज आएगा उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वो लिखते हैं। फिर बीच में अपने पास सेंट्रल मेटल एटम यहां पर निकिल है और इसके साथ 6 वाटर अपने पास लगे हुए हैं लिगेंड्स के तौर पे और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से हम बना देंगे, इस तरह से, ठीक है बेटा। इस तरह से हम यहां पर बना के दिखा देंगे, ये इस तरह से। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर को लेके आना है तो देखो H2O बेटा ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब H2O लिखोगे तो ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर बॉन्ड बनता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। गलती से ऐसा मत कर देना कि हाइड्रोजन इस बॉन्ड के द्वारा चिपका दिया तुमने, कि जैसे ऐसे दिखा दिया कि हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड नहीं बनता, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है। इसलिए पहले ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड वाला डायरेक्शन लगाना है, या फिर ये जो डंडी है ये एरो बॉन्ड पे, बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और इस तरह से लिखना है H2O, ऐसे ही H2O, ऐसे ही H2O, ठीक, और ऐसे ही, ठीक, H2O, इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, ऐसे ही H2O, ऐसे ही H2O, इस तरह से ये बन गया अपने पास। अब अगर मैंने बोला ये अपने पास, ये जो अपने पास इक्वेटोरियल प्लेन है इनको आपस में जोड़ दो। अब ये जो एक्सियल प्लेन ऊपर नीचे एक्सियल प्लेन है उनको भी इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जोड़ना है अपने पास, ठीक। तो ये एक्सियल प्लेन को इधर इक्वेटोरियल प्लेन पे जोड़ा, इस एक्सियल प्लेन को भी इक्वेटोरियल प्लेन पे जोड़ा और ये जो स्ट्रक्चर अपने पास बन चुकी है ये बन चुकी है बेटा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल था, उसका स्ट्रक्चर भी हमने दिखा दिया। अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करता हूं, मैग्नेटिक नेचर, ठीक, तो यहां पर देखना मैग्नेटिक नेचर में कि क्या यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो इस वजह से यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा बेटा क्या, पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं बोलता हूं, यानी कि म्यू की अगर बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.7 या फिर 0.8 ऐड कर दीजिए, अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.7 या फिर 0.8 ऐड कर लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, ये इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से अपने पास पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन तो होता है, लेकिन मैं बात करता हूं ये अपने पास एक्सेप्शन नहीं है, ये अपने पास ऐसा ही है, नॉर्मली हमें इस तरह से इसको करके देखना पड़ता है। तो अगर एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्शन अपने पास है ये ट्रिपल स्टार वाला NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, तो इसको हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो पहले एक्सेप्शन के तौर पे पहले इतनी बात समझ में आई बेटा, इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पहले एक्सेप्शन पे। सबसे पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है अपने पास, महा एक्सेप्शन का, महा एक्सेप्शन, महा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महा एक्सेप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वहां पर है निकिल NH3 का, निकिल NH3 का, इस तरह से NH3 का होल 6 और इस तरह से इस डब्बे के ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज। इसको बहुत गौर से सुनना बेटा, ठीक है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना क्योंकि अब एक्सेप्शन हमारे पास शुरुआत हो चुकी है एक्सेप्शन की, ठीक है। अब मैं एक्सेप्शन यहां पर तुम्हें बता रहा हूं, एक्सेप्शन की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहां पर, ये अभी ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, अभी तक जैसे कर रही रहे थे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम अपने पास निकिल है, तो निकिल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। निकिल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 28 उसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा बेटा 3d8 4s2,
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। तो यहां पर हमने ग्राउंड स्टेट बना के देखा, जैसे अभी देखा था कि ये अपने पास 3D है, ठीक, ये अपने पास 4s है। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अपने पास हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड की तरफ। और स्टेप सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहां पर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करता हूं तो यहां पर निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट वही +2 आ रहा है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था। तो निकेल अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है तो वही चीज अपने पास इसके क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो अब इसका यहां पर क्या रह जाएगा 3d8 4s0, ठीक। ऐसे हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बना के देखेंगे, जैसे अभी देखी थी कि ये अपने पास 3d8 रहेगा, 3d8 4s0, ठीक है। 3d8 किस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 0, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेड स्टेट भी बन चुकी है। अब मैं यहां पर इसका क्या कर रहा हूं, स्टेप थर्ड कर रहा हूं बेटा, इसको ध्यान सुनना। स्टेप थर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहां पर लिगेंड्स की अगर मैं बात करता हूं, लिगेंड्स नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिगेंड्स नेचर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लिगेंड्स नेचर यहां पर क्या होने वाला है, लिगेंड्स क्या है यहां पर NH3, ठीक। और NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। आई बात समझ में, NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करता है, शो बैक बॉन्डिंग, अच्छा BB बैक बॉन्डिंग या फिर बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना है, यहां पर जो हम यहां पर लिख रहे हैं, अभी इसी चीज को मैं हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा, अभी ध्यान से सुनना, पहले क्या होता है यहां पर, पहले आगे देख लीजिए तब देखा, देखिए क्यों मैं इसको यहां पर हटाने वाला हूं। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तो है, बैक बॉन्डिंग शो करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग शो नहीं होगी, इसलिए मैं इसको यहां पर हटाऊंगा। क्यों नहीं होगी उसको आगे देखिएगा। अभी ध्यान सुनना, अपने पास क्या हम इस चीज को ऐसे ही उतार देंगे, यहां पर अगर देखें लिगेंड्स का नेचर, तो अगर मैं इसको बैक बॉन्डिंग करके दिखा रहा हूं, इस चीज को यहां पर बैक बॉन्डिंग करके दिखा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ये 3D है ना, 1 2 3 4 ये 3D है बेटा, और ये 4s, ठीक है, ये 3D है और ये 4s। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की बैक बॉन्डिंग कर दूं तो क्या कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इनकी बैक बॉन्डिंग कर दूं क्या कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से अपने पास हो जाएगा, इस तरह से अपने पास यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली करता हूं। तो अगर ये चीजें हमने कर दी हैं, अब अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब मुझे 6 डब्बे भरने हैं। तो 6 डब्बे अगर मैं भरता हूं तो सबसे पहले इसमें अगर एक NH3, ठीक है भाई भर दिया, दूसरा NH3 इसमें, ठीक है भाई भर दिया, ठीक। अब मैं बात करता हूं, अब मुझे और भी डब्बे चाहिए, 4s के बाद क्या आता है, 4p अपने पास आता है, ये 4p मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। 3 डब्बे इसमें भी भर दो भाई, यहां पर भी NH3, ठीक है, यहां पर भी NH3, ठीक है, यहां पर भी NH3, ठीक है, चलो भाई भर दिए, ठीक। कितने NH3 हो गए, 2 यहां पर और 3 यहां पर, 5। अभी मुझे एक और NH3 का भरना है, यानी एक और डब्बा और चाहिए, तो 4p के बाद क्या आएगा बेटा, 4d आएगा, 4d के 5 डब्बे होते हैं इस तरह से। और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, एक NH3 और भर दिया है। तो इस तरह से हमने यहां पर NH3 फिल कर दिए हैं। और अब अगर मैं इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आने वाली है, सबसे पहले अंदर वाली यानी 3D भर रही है, तो ये हो गया D, यानी अंदर वाला D हो गया, फिर ये S भरी जा रही है S, और फिर P भरी जा रही है 3, और फिर से बाहर वाली D भरी जा रही है यानी कि D4। तो क्या ये वाली 3D है, क्या ये वाली 3D है और ये वाली 4D है ना। तो क्या ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है कि पहले एक D अंदर का, फिर sp3 और फिर D इस तरह से, क्या हमारे पास ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल 2 ही हाइब्रिडाइजेशन है, या तो अंदर वाली दोनों D भरी जाएंगी या तो बाहर वाली दोनों D भरी जाएंगी। अगर अंदर वाली दोनों D भरी जा रही है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर बाहर वाली दोनों D ऑर्बिटल भरी जा रही है तो sp3 D2 हो जा रही है। इसका मतलब है या तो अंदर वाली D, मतलब या तो अगर 3D को भर रहे हैं तो दोनों 3D भरनी चाहिए, और अगर 4D को भर रही है तो दोनों 4D भरनी चाहिए, है ना।
यानी कि अगर D यहां पर 3D भरा जा रहा है तो अगर अंदर वाली D यानी कि 3D, तो अगर इसको भर रहे हैं तो यहां पर अगर दोनों भरी जानी चाहिए D2 अंदर वाला, और अगर बाहर वाली D भर रहे हैं तो दोनों बाहर वाली यानी कि आउटर ऑर्बिटल वाली यानी कि हाई स्पिन वाली भरनी चाहिए 4D वाली, है ना। तो sp3d2 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों भरी जा रही हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रही हैं, दोनों भरी जा रही हैं, D sp3d इस तरह से हो रही हैं। लेकिन ऐसी कोई भी अपने पास हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो ही हाइब्रिडाइजेशन है, क्या, ये तो D2 sp3 या फिर sp3d2, तो वो अपने पास दो ही हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करता हूं तो उसकी दो ही हाइब्रिडाइजेशन है, D2 sp3 या फिर sp3d2 या फिर क्या है sp3d2। कि यार ये तो तुम अंदर वाली यानी कि 3D दोनों भर दो या तो 4D दोनों भर दो। दोनों D ऑर्बिटल कभी एक साथ नहीं भरी जाती क्योंकि 3D की एनर्जी लेवल अलग होता है और 4D का एनर्जी लेवल अलग होता है। तो दोनों में क्या आ जाता है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और एनर्जी डिफरेंस जब आ जाता है तो दोनों ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप नहीं करती है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया तुम लोगों को लेक्चर नंबर 6 में, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनकी लगभग सेम एनर्जी हो या फिर इक्वल एनर्जी हो, वो ओवरलैप करती हैं। लेकिन यहां पर एनर्जी डिफरेंस आ जा रहा है, 3D की अलग एनर्जी यानी तीसरे सेल की अलग एनर्जी और चौथे सेल की अलग एनर्जी, तो 3D और 4D में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ यानी कि दोनों के दोनों एक साथ ओवरलैप नहीं करती हैं, इसलिए ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यहां से हटा देंगे, ये वाली ओवरलैपिंग यहां पर नहीं होगी, यानी कि दोनों की दोनों D एक साथ ओवरलैप नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। 3D एंड 4D है ना, यानी 3D एंड 4D आर नॉट फिल टुगेदर, दोनों ही एक साथ नहीं भरी जा सकती, फिल टुगेदर एंड not overlap together and not overlap together, ये एक साथ ओवरलैप नहीं होती हैं because between 3D and 4D have large energy difference, because there is, ऐसा कर लेते हैं, because there is large energy gap, there is large energy gap या फिर एनर्जी डिफरेंस, बिकॉज देयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस, कि यहां पर क्या है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए 3D और 4D एक साथ ओवरलैप नहीं होती है, एक साथ नहीं भरी जा सकती है। तो अगर ये एक साथ नहीं भर रही हैं तो अब कंडीशन क्या होगा, अब कंडीशन ये होगा कि यहां पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक पेयरिंग नहीं होगी। जैसे यहां से यहां वाली कंडीशन है ना, इसी कंडीशन को यहां पर उतारा जाएगा। जैसे यहां पर मैं बैक बॉन्डिंग कर रहा था तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, अब इसी कंडीशन को मैं यहां पर सिंपल लिख रहा हूं कि जैसे 3D8 था अपने पास तो वो 3D8 ऐसे रहने वाला है बेटा अपने पास, है ना, ये 3D और ये 4S, ठीक है। तो 3D8 कैसे रहने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये ऐसे रहने वाला है। इसका मतलब है कि ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा यहां पर, ये बात इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब सबसे पहला एक डब्बा अपने पास S का भरा, ये यहां पर आ गया NH3, ठीक। 3 डब्बे फिर यहां पर किसके भरे, P के, 4P के, 3 डब्बे ये P के भर दिए, ठीक। यहां पर सबके साथ NH3 आ चुका है, NH3 4 NH3 भर दिए। अभी यहां पर हमें क्या चाहिए, 4D भी चाहिए, तो 4D के ये 2 डब्बे भर दिए NH3 के, ठीक है, NH3, ठीक। तो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता हूं तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सबसे पहले S भरी जा रही है, फिर P 3 भरी जा रही है, फिर ये तीनों की तीनों P भरी जा रही हैं, P3, और फिर ये बाहर वाली D2,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया बेटा, sp3d2, यानी कि अगर भार वाली ऑर्बिटल भरी जा रही है तो उसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको कह रहे हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको कह लो, ये कह दिया, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करता हूं तो ज्योमेट्री वही अपने पास हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। सेम टू सेम वैसी ज्योमेट्री बनानी है जैसे हमने यहां पर इसकी ज्योमेट्री बनाई, ऐसे बना देनी। बस यहां H2O है तो यहां NH3 ला देना। जैसे यहां पर ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, वहां पर नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो वही चीज हमने यहां पर करना है कि यहां पर जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू यहां पर बनेगा और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर यहां पर बना देंगे। सारे बच्चे खुद स्ट्रक्चर बनाएंगे, बस यहां पर डब्बे के ऊपर +2 चार्ज, अंदर ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे। अब मैं यहां पर अगर देख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट वही 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया है, ठीक। तो ये अपने पास ये कॉम्प्लेक्स का जवाब अपने पास हो गया है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन था ये यहां पर बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पहला एक्सेप्शन देख लीजिए अच्छे से, ठीक। ये बात समझ में आई, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी वहां पर लिखनी होती है। तो एग्जाम में ऐसे एक्सेप्शन अपने पास आते हैं जिसमें हमने सबसे पहला वाला एक्सेप्शन को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम दूसरा एक्सेप्शन करेंगे, पहले इसको छाप लो बेटा, छाप दे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सेकंड एक्सेप्शन है बेटा MnNH3, ऐसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और वही अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 आने वाली है क्योंकि यहां पर डब्बे के ऊपर +3 चार्ज है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट दूसरा एक्सेप्शन अपने पास है, सेम टू सेम वैसे हम अगर करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं बेटा, स्टेप फर्स्ट, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूं तो मैग्नीज अपने पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, देखो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे बोले तो 25 एटॉमिक नंबर इसका होता है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, ठीक है, इस तरह से मांगे आ रहा है, यानी कि 25 एटॉमिक नंबर है इसका। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं बोल रहा हूं इसका 25 है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा 5 और 4s हो जाएगा 2, ठीक है बेटा। ये हमने इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका ग्राउंड स्टेट में मुझे बनाना है, यानी कि यहां पर बनाना मुझे है 3D, ये बना दिया 3D और ये है 4s, ठीक है। 3D पे 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 2 3 4 5, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये भर दिए। तो ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर मैं दूसरे स्टेप के बारे में बात करता हूं, स्टेप सेकंड में क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं Mn पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड से बेटा, Mn पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +3, ठीक है। तो यहां पर अगर Mn की बात करते हैं तो Mn पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। Mn पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे बेटा, 2 तो पहले S से चले जाएंगे और 1 D से जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो 3D हो जाएगा 4, 4s हो जाएगा 0। ये बात समझ में आती है। अब मैं यहां पर करता हूं एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में अगर यहां पर बना रहा हूं तो ये 3D बना दिया अपने पास, ये 3D के 5 डब्बे, ठीक, और ये 4s का 1 डब्बा मैंने यहां पर बना दिया, ठीक। 3D में कितने हैं अब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो भर दिए 1 2 3 4, इस तरह से 4s में 0। आई बात समझ में। अब अगर बात मैं करता हूं स्टेप नंबर 3 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, लिगेंड्स नेचर। लिगेंड्स के नेचर की अगर मैं बारे में बात करता हूं तो लिगेंड्स नेचर की अगर बात करते हैं तो लिगेंड्स नेचर किस तरह से अपने पास हो रहा है, यहां पर क्या है, लिगेंड्स अपने पास NH3 है और NH3 क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स।
अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स तो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स हैं सो यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, क्यों जगह छोड़ रहा हूं उसके कारण मैं अभी बताऊंगा। सो बैक बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैक बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं यहां पर अगर जगह छोड़ रहा हूं तो इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों जगह छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है अपने पास, बैक बॉन्डिंग तो शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, अभी क्या लिखने वाला हूं उसके बारे में तुम्हें खुद पता चलने वाला है, अभी आगे देखिएगा, ठीक है ना। क्या मैं यहां पर बैक बॉन्डिंग करके पहले इसको यहां पर ऐसे उतारता हूं, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे छाप रहा हूं सेम टू सेम कि ये अपने पास क्या है बेटा 3D है, 3D के ये 5 डब्बे, ये 5 डब्बे 3D के बन गए, और 3D के ये 5 डब्बे और ये 4s का एक डब्बा, ठीक है, ये बन चुके हैं। अगर मैं ये बात करता हूं कि ये बैक बॉन्डिंग, अगर मैं केवल इतनी बात लिखता हूं शो बैक बॉन्डिंग, ये डैश अभी हमने भरा नहीं, अगर मैं ये लिखता हूं शो बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैक पेयरिंग कर देंगे, आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। वो पेयरिंग कैसे मैं दिखाऊंगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसा मैं यहां पर पेयरिंग दिखाऊंगा ना। क्या ऐसी पेयरिंग हम यहां पर दिखाएंगे? अच्छा ठीक है, दिखाएंगे। फिर हमें कितने ऑर्बिटल भरनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मुझे 6 डब्बे भरने पड़ेंगे। क्या 6 डब्बे भरने पड़ेंगे, यानी कि एक पे आ गया ये NH3, दूसरे पे ये NH3, ठीक, दूसरे पे NH3, ये तीसरे पे NH3, ये चौथे पे NH3, ठीक। अब हमें 2 डब्बे और चाहिए, जैसे मान लीजिएगा, ठीक, तो इसके बाद क्या आता है 4s के बाद आता है 4p, तो यहां पर NH3 और यहां पर भी NH3। अब देखो बेटा तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो D2sp3 या फिर sp3d2। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन देखना क्या है, अंदर की D भरी जा रही है वो भी 3 है ना, और फिर S भरी जा रही है और फिर P भरी जा रही है 2, इस तरह से, एक S और 2 P इस तरह से भरी जा रही है। तो क्या ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है? ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। अरे बात समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब 6 हो तो ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, D3 वाली तो कोई होती नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसी बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंडीशन होगी नहीं। तो फिर क्या होगा उसके बारे में सुन लीजिए। अब होने वाला क्या है, यानी कि बैक बॉन्डिंग तो शो करेगा लेकिन पूरी बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ये हाफ बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और वो हाफ बैक बॉन्डिंग किस तरह से होगी, जैसे मान लीजिए ये अपने पास 3D है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है 4s। तो अगर यहां पर 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 में से कोई 2 ही क्या करेंगे, पेयर करेंगे, बाकी 2 पेयर नहीं करेंगे। तो अपने पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बनने तो ये 2 पेयर कर दिए और 2 को ऐसे अनपेयर्ड रहने दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर इस तरह से 2 डब्बे इस तरह से खाली दिखाने, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 2 तो पेयर्ड हो गए, अब 2 क्या हो गए अनपेयर्ड, इस तरह से यहां पर रह चुका है। अब ये 2 डब्बे अपने पास, अब हमें क्या करना है, यहां पर भरने हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनने हैं NH3 के, ठीक है, बॉन्ड बना के दिखाना है। तो अब हमारे पास सही के सही आंसर आ जाएगा कि अब मेरे पास यहां पर एक NH3 यहां आ गया, ठीक, दूसरा NH3 यहां आ गया, ठीक, तीसरा NH3 यहां आ गया S में, ठीक। अब S के बाद मुझे 3 और चाहिए तो ये 4p मैं बना दूंगा, 4s के बाद क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 4p, और यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट NH3 भर दूंगा, चौथा वाला, 5वां वाला NH3 भी यहीं पर P में, और छठा वाला NH3 भी यहीं P में मैं भर दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या होगी, हाफ बैक बॉन्डिंग होगी। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है कि पहले अंदर दोनों D भरी जा रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर अंदर की D2 और फिर एक S की भरी जा रही है S, और फिर P की तीनों भरी जा रही हैं तो P3। तो ये यहां पर आ गया अंदर वाला D यूज हो रहे हैं दोनों, तो इसको बोलेंगे बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हमने बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर हम क्या बोल रहे हैं इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले की एनर्जी कम होती है, उसकी स्पिनिंग कम हो गई, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से अपने पास हो गया। अच्छा, ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं
तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ज्योमेट्री वही होने वाली है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री अपने पास ऑक्टाहेड्रल ही रहती है हमेशा, इस बात को याद रखना बेटा अपने पास, ठीक है ना। वो ज्योमेट्री की तुम खुद बनाओगे। यहां पर बस मैं क्या लिख देता हूं कि स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज रहने वाला है, क्योंकि यहां पर स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज है, फिर वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री खुद बनाना है। अब मैं अगर इसकी मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करता हूं तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू आ गई है 2, तो इसका मैग्नेटिक नेचर भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका आने वाला है 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब है कि यहां पर यह हाइब्रिडाइजेशन कब आया, जब हाफ बैक बॉन्डिंग हुई, कंप्लीट बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। इसीलिए मैंने यहां पर जो जगह छोड़ी थी वो किसको लिखने के लिए छोड़ी थी बेटा, हाफ लिखने के लिए छोड़ी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है NH3, ये बैक बॉन्डिंग तो शो करेगा लेकिन हाफ बैक बॉन्डिंग शो करेगा यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ये सेकंड एक्सेप्शन भी समझ में आ गया, इसको भी छाप लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ बेटा, पहले इसको छाप लो तुम लोग, ठीक है। छाप दिया बेटा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ। और अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट एक्सेप्शन आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन अपने पास एक्सेप्शन नंबर 3 है, और एक्सेप्शन नंबर 3 में बेटा हम एक्सेप्शन को बांट देते हैं, जैसे A, B और C में इस तरह से बांट देते हैं। लास्ट एक्सेप्शन अपने पास ABC, क्यों A में हम बता देंगे, मान लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, और इसमें लिख लेते हैं प्लेटिनम 4 पॉजिटिव C में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस तरह से अपने पास हो गया, ठीक। ये चीजें अपने पास रहने वाला है, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक। यहां पर जब ये चीजें आ जाएं इन सब के साथ जो है, इन सब के साथ, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, तो अगर इनके साथ लिगेंड्स के तौर पे क्या आ रहा है, H2O आ रहा है। इन सब के साथ लिगेंड्स के तौर पे मान लीजिए क्या आ गया, H2O। तो H2O तो अपने पास क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है ना H2O अपने पास। लेकिन इस बात को याद रखना कि यहां पर वीक फील्ड लिगेंड्स तो होता है H2O, लेकिन यहां पर इन तीनों के साथ H2O बिहेव करता है, बिहेव एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेव एज SFL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर H2O वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव नहीं करता है, यहां पर H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। इस बात को कान खोल के सुन लेना और दिमाग में बिठा देना बेटा, कब H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा, जब कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और प्लेटिनम जब 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो अगर इनके साथ, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर H2O लिगेंड्स है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव शो करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझते हैं इस चीज को। जैसे सबसे पहला वाला मैंने यहां पर बात करी है, ये ट्रिपल स्टार वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके, कॉपर वाले का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कॉपर यहां पर ले रहे हैं H2O और कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं 4, ठीक। और अब इस डब्बे के ऊपर जैसे मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं तो अपने पास कॉपर है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है ना, इसका क्या आता है, इस तरह से 3d10 और 4s1, ठीक है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट लिखता हूं बेटा, या ग्राउंड स्टेट बना के देखता हूं, तो ये अपने पास 3d है, ठीक, ये 3d और इस तरह से ये 4s, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गई। अब ये s में 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब अगर मैं इसका स्टेप नंबर 2 पे चलता हूं,
स्टेप सेकंड पे अगर मैं चलता हूं तो स्टेप सेकंड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करता हूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कॉपर की क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन +2 का मतलब समझते हो, 2 इलेक्ट्रॉन चले गया। 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाएगा, सबसे पहले जाएगा एक S से और दूसरा D से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 3D9 4S0। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बना के देख रहा हूं तो एक्साइटेड स्टेट किस तरह से हो जाएगी, 3D के ये 5 डब्बे बन चुके हैं बेटा अपने पास और 4S का ये 1 डब्बा बन चुका है। ठीक, अब 3D9 अगर मुझे भरने तो किस तरह से भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हुंस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक, ये अपने पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 3 के बारे में। किसके बारे में, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ही सारी काया पलट कर देती है बेटा, यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सारी चीजें यहीं पर होती हैं। स्टेप नंबर 3, ठीक, स्टेप नंबर 3 में अगर मैं लिगेंड्स के नेचर की बात करता हूं, लिगेंड्स नेचर, ठीक, लिगेंड्स क्या है, H2O है, लिगेंड्स क्या है, H2O है, और H2O होता है वीक फील्ड लिगेंड्स, लेकिन यहां पर H2O क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह शो करेगा, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो करता है। क्यों करता है उसका कारण मैं लास्ट में बताऊंगा, उसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो करेगा। पहले याद रखना कि क्यों इनके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो करता है, वो कारण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल याद रख लेना कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह शो कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह शो कर रहा है। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहां पर लिखूं, यानी कि अगर मैं अब इस चीज को यहां पर लिखना जा रहा हूं, ठीक, ये चीज, ये अपने पास 3D हो जाएगा और ये अपने पास 4S हो जाएगा बेटा, क्या हो गया 3D और 4S। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहीं पर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस तरह से 0, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहां पर 4, तो इसका मतलब मुझे 4 डब्बे भरने होंगे। 4 डब्बे किस तरह से, यहां पर एक S का, यानी एक S पे आएगा H2O, ठीक, 3 डब्बे P के लेने पड़ेंगे यहां पर 4P, और यहां पर 3 डब्बे भरूंगा मैं किसके, P के, यहां पर H2O 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 इस तरह से भर दिए, ठीक, और यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा क्या, sp3 ऐसा, और बच्चे ऐसे करेंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे, बोला पेपर में तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रखा था, हमने वो कर दिया बहुत आसानी से। तो अगर ऐसे करोगे बेटा तो तुम्हारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो करता है इस कंडीशन में H2O। तो उस बात करना क्या है, उसके बाद क्या करना है, ये चीजें नहीं होंगी, ये गलत है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर तुम्हारे पास अनपेयर्ड दिख रहा है, वो यहां से हटेगा, यहां से ये हटेगा और ये बाहर वाले सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल पे जाता है, तब जाके सबसे पहले ऑर्बिटल ये अंदर D की भरी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर तुम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हो और फिर ज्योमेट्री क्या लिख रहे हो, ज्योमेट्री अगर तुम ये लिख रहे हो बेटा क्या, टेट्राहेड्रल, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात याद रखने वाली है। तो फिर इसको करना कैसे, ये अब ऐसा होगा कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर ऐसा, ये 3D, ठीक है, याद रखना है 3D और ये 4S, ठीक, ये 3D और ये 4S इस तरह से। अब 3D में हम क्या करने वाले हैं, 3D में हम किस तरह से करने वाले हैं, ये 3D8 पहले ऐसे दिखा दो, ठीक है, 3D8 ऐसे दिखा दो, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट वाले में चल जाएगा, यानी कि अगर मैं यहां पर 4p इस तरह से बना रहा हूं बेटा, ये 4p, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए, ये यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हुए एक इलेक्ट्रॉन यहां चल जाएगा बेटा, ये मैं यहां पर इस तरह से बना दिया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए सबसे लास्ट में चला गया, इधर चले गया, ठीक है, ये चला जाता है, क्योंकि वाटर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड तरह के शो करेगा, यानी कि पीछे वाली
ऑर्बिटल को ये भरेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर सबसे पहले एक H2O यहां भर दिया, ठीक, D में, दूसरा H2O यहां भर दिया ये S में, तीसरा H2O ये P में, ये चौथा H2O भी इस P में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा, पहले एक D अंदर की भरी जा रही है, फिर S भरी जा रही है और फिर P2 भरी जा रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री अपने पास क्या बनती है बेटा, वो ज्योमेट्री का नाम होता है क्या, स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब इस ज्योमेट्री का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तुम्हें, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर मैंने वैसे लेक्चर नंबर 6 में भी बनाए, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं कि अपने पास सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है। अब इसके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर मुझे बनानी है, तो ये इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इस तरह से बन जाएगी। ठीक है बेटा, कि यहां पर भी आ गया क्या, H2O ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, इसलिए H2O मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड H2O, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड H2O, इस तरह से। अब मैंने इनको चारों को आपस में इस तरह से जोड़ दिया और इस पेड़ के ऊपर लिख दिया +2 चार्ज, क्योंकि यहां पर कॉपर किस में है, +2 चार्ज में है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है बेटा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये अपने पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, यहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर का। और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं बात करता हूं म्यू की, तो अगर मैं बात करूं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 0.7 या फिर 0.8 ऐड कर दो, तो उतना अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। मान लीजिए 1.7 यहां पर हम ऐड कर रहे हैं 0.7, तो ये बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपने पास आ चुका है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ये ए वाला कंपाउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, ए वाली कंडीशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिएगा। फिर हम ये सेकंड वाली कंडीशन करेंगे बेटा, छाप लो इसको पहले, ठीक है, अच्छे से। ठीक, अब मैं यहां पर अगर देख रहा हूं बेटा, छापने के बाद अगर तुम ये ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह यहां पर H2O बिहेव शो करता है, इन तीनों के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव शो कर रहा है। उसका कारण मैं आगे बताने वाला हूं। अब देख लीजिए, ये छाप लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बी वाली कंडीशन अगर मैं बात करता हूं, कोबाल्ट +3 में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहीं पर H2O मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लेते हैं, और कोबाल्ट किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये काफी इंपॉर्टेंट। अब देखना यहां पर सबसे पहला स्टेप अगर मैं कर रहा हूं, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम अपने पास क्या है बेटा, यहां पर कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये 27 की अगर मैं बात करता हूं, तो 3d7 और 4s2 होगा। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये 3d7 मैं इस तरह से बना दूंगा, ये 3d में 5 डब्बे बने, ये 4s के 1 डब्बा बना। अब 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मैंने भर दिए। अब मैं इसमें स्टेप नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड स्टेप अगर देख रहे हैं, तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट +3 का मतलब है यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 s से और 1 d से, और कंडीशन बन जाएगा 3d6 4s0, इस तरह से। अब मैं यहां पर एक्साइटेड स्टेट की अगर बारे में बात करता हूं, तो एक्साइटेड स्टेट यहां पर इस तरह से बन जाएगा कि ये अपने पास 3d के 4 डब्बे हैं, और ये 4s का अपने पास 1 डब्बा है। अब एक्साइटेड कंडीशन में 6 हमने इलेक्ट्रॉन बनने हैं डी में, तो पहले हुंस रूल को फॉलो करते हुए हर एक डब्बे में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हमने इस तरह से कर दिया है। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये अपने पास स्टेप नंबर सेकंड हो गया। अब मैं अगर स्टेप नंबर थर्ड की बात करता हूं, स्टेप थर्ड के बारे में अगर बात करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, लिगेंड्स नेचर के बारे में बात करते हैं। लिगेंड्स नेचर, अब मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे पास यहां पर लिगेंड्स है H2O, और H2O यहां पर बिहेव करेगा क्या, बिहेव एज SFL। तो ये क्या करेगा, शो बैक बॉन्डिंग, बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का करवा इस
तरह से यहां पर होगी। अगर मैं आगे इस कंडीशन को देख रहा हूं कि मैं यहां पर बेटा ये 3D बना रहा हूं, ठीक है, ये 3D बना रहा हूं और ये इस तरह से यहां पर 4s बना रहा हूं, ठीक। अब 3D में मैं बोल रहा हूं ये बैक बॉन्डिंग शो करवाएगा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव शो कर रहा है H2O, तो बैक बॉन्डिंग 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, 6 बैक बॉन्डिंग करवाएगा। और अब यहां पर NH3 आ जाएंगे, 2 NH3 इसके साथ आ गए, ठीक है, NH3 सॉरी, यहां पर क्या आ गया H2O, ठीक है, 2 H2O इसके साथ आ गए, 1 H2O S के साथ आ गया, ठीक। अब 3 H2O हमें और भरने हैं, वो 4p में आ जाएंगे बाहर इस तरह से, यहां पर भी H2O, ठीक, यहां पर भी H2O, यहां पर भी H2O, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, अब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा अंदर की D2 और sp3, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए आई क्योंकि यहां पर वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वीक फील्ड होता है तो फिर ये बाहर आता है D2, है ना, तो लेकिन यहां पर ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि यहां पर ये H2O क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह शो करेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास D2sp3 आ जाएगा और ये बन जाएगा आउटर ऑर्बिटल, सॉरी अंदर वाली D यूज हो रही है इसलिए ये बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को मैं क्या कहता हूं बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, किसके अंदर वाले की एनर्जी कम होती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अच्छा, ज्योमेट्री वही अपने पास, ज्योमेट्री वही रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का तुम स्ट्रक्चर खुद बना दोगे। बस मैं यहां पर कर देता हूं कि इसके यहां पर डब्बे के ऊपर +3 चार्ज है, तो यहां पर +3 चार्ज कर दो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुम खुद बनाओगे। अच्छा, अब देखेंगे क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी कि डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 आएगा, ठीक है बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें भी H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड तरह की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह शो करता है, ठीक। अगर कुछ बच्चे वीक फील्ड की तरह शो करवाएंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वीक फील्ड में क्या हो जाएगा, फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और यहां पर पैरामैग्नेटिक की तरह क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक आ जाएगा, फिर डायमैग्नेटिक की जगह क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर 4 रहने वाले हैं, जो कि गलत हो जाएगा। और जो बच्चा वैसा करेगा इस केस में उसका कट जाएगा बेटा मार्क्स कॉपी से, ठीक है ना। ये अपने पास दूसरा भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट हम कंप्लीट करते हैं, लास्ट अपने पास क्या है, यहां पर ये दूसरा भी बी वाला भी कंप्लीट कर दिया। अब प्लेटिनम +4 वाला कंडीशन है, उसको भी हम बात करते हैं। प्लेटिनम +4 में भी H2O क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह शो करता है, तो यहां पर भी हम बात कर रहे हैं आगे। तीसरा अपने पास मान लीजिए प्लेटिनम है और यही H2O, इसके साथ हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसमें चार्ज देख देते हैं +4, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मेटल एटम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करता हूं प्लेटिनम, प्लेटिनम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D आता है बेटा, इसमें एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया है और D&F में भी बताया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं 5D9 और 6S1 इसका एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बना के दिखा रहा हूं तो ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा, ये 5D बनेगा 9, ये 5D बनेगा 9 और 6S बनेगा 1। तो 5D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से अपने पास हो जाएगा और 6S बनेगा 1 इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं स्टेप नंबर सेकंड की बात करता हूं, स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और तुम्हें पता है सारे बच्चों को यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4 आ रही है, तो इस +4 को मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेटिनम +4 अगर लिख रहा हूं तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गए, एक इधर से और 3 D से जाएंगे, तो 3 अगर D से जाएगा तो 5D 6 हो जाएगा और 6S 0 हो जाएगा। फिर से वही सिचुएशन बन रही है कि 5D अपने पास इसका एक्साइटेड अगर कंडीशन में बनाता हूं तो 5D 6 का मतलब है कि D में 6, ये 5D और ये 6S में 0 इलेक्ट्रॉन, तो D में 6 किस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखा दिए। अब अगर मैं स्टेप नंबर 3 पे चलता हूं
स्टेप नंबर 3 पे अगर मैं चल रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, लिगेंड्स का नेचर अगर मैं देखूंगा, लिगेंड्स नेचर तो अपने पास वाटर लिगेंड्स है, यहां पर H2O है और H2O क्या करेगा यहां पर सो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक। क्यों बैक बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो कर रहा है। बैक बॉन्डिंग शो करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बैक बॉन्डिंग या फिर बैक पेयरिंग करवाएगा, और बैक पेयरिंग जब करवाएगा तो पूरी इक्वेशन इस तरह से 6 वाली जो हमने अभी देखी थी, यानी कि यहां पर अगर बात करें ये 5d और ये 6s, ठीक है ना। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से यहां पर भरे जाएंगे, पेयरिंग करके 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करता है बेटा, पहले ही पेयर करवा देता, वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो हुन्स रूल का अपोजिशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हुन्स रूल का अपोजिशन करता है। ये लेक्चर नंबर 6 में भी मैंने तुम्हें बताया है। तो ये अपने पास हो गया है, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं, अब मैं यहां पर भरता हूं कितने, यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 डब्बे भरते हैं। तो सबसे पहले अंदर 2 D के भरे जाएंगे, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा, यहां पर ये H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O यहां S में, ठीक। अब हमें P भी बनाना पड़ेगा, यहां पर 6s के बाद आएगा बेटा 6p, ठीक है। जैसे वहां पर 4s के बाद 4p आ रहा था, यहां पर 6s के बाद 6p आएगा। तो यहां पर ये 2 डब्बे हम इस बाहर वाले P के यूज के, इस तरह से 3 डब्बे हम इस P के यूज कर लेंगे। तो यहां पर भी क्या आ गया, ये H2O, ये 3 H2O P में आ गए हैं, 3 H2O P में आ गए हैं। और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई बेटा इसकी, D2sp3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि फिर से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वो फिर से क्या बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां डब्बे में अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तुम बना दोगे अपने आप खुद से। अगर मैं यहां पर बात करता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी क्या है 0, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये भी डायामैग्नेटिक होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट भी यहां पर क्या आ रहा है 0, इस तरह से अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ गया है 0, ठीक है बेटा। तो इतनी सी एक्सेप्शन यहां पर थी, ये अपने पास एक्सेप्शन वाला हमारे पास पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतनी बातें समझ में आती है, ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन अपने पास है। ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये अपने पास है ना, ये सबसे पहला एक्सेप्शन अपने पास, ये दूसरा, देन नेक्स्ट, और ये यहां पर अपने पास प्लेटिनम वाला एक्सेप्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहां पर ये चीजें करी हैं, लेकिन मैंने बताया था तुम्हें कि मैं यहां पर बताऊंगा कि जैसे H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह क्यों शो कर रहा है, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये क्यों कर रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। कि जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस प्लेटिनम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिनम किसके साथ आता है, यहां पर देखो निकिल, यहां पर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इस तरह से इसको याद करने का तरीका है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो अगर मैं यहां पर निकिल से लेकर पैलेडियम में आता हूं, तो यहां पर जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप कितना बढ़ता है, लगभग 50% एनर्जी गैप यहां पर बढ़ता है बेटा। और जब यहां पर पैलेडियम से प्लेटिनम की तरफ आता हूं, तो यहां पर एनर्जी गैप 50% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर एनर्जी गैप क्या बढ़ जाता है, 50% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है, तो अभी देखना, जैसे हम आगे बात करेंगे ना CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो वहां पर क्या होता है, ये डी स्प्लिट होता है, डी स्प्लिट होता है किसमें, EG में, ठीक। और इस तरह से T2G में, भी थोड़ा सा ऐसे समझ लो, है ना, ये T2G में, आगे मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूं, T2G। और बीच में इतना क्या होता है, ये एनर्जी गैप होता है, क्या होता है, ये एनर्जी गैप होता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप इसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी गैप इसको बोलते हैं। तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, अगर निकिल से पैलेडियम की तरफ आ रहे हैं तो 50% एनर्जी गैप बढ़ रहा है, लेकिन जब पैलेडियम से प्लेटिनम की तरफ आते हैं तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, ये एनर्जी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा दूर दूर चल जाएंगी। और अगर मैं यहां पर फिर इस तरह से D6 वाली कंडीशन को अगर दिखा रहा हूं, यानी 1 2 3 4 5 6 वाली कंडीशन, तो अब क्या होगा, पहले ये नीचे वाले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, तो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चौथा यहां पर नीचे आएगा, 4 5 और 6, इस तरह से हो जाएगा।
ठीक, तो यह इस तरह से मान लीजिए कि अगर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर नहीं जाता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये 6 नीचे ही पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी गैप जब ज्यादा हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, स्प्लिट नहीं होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग शो करते हैं H2O। तो जहां जहां पर भी मैंने ये बात करी है कि इन तीनों के साथ यहाँ पर H2O क्या कर रहा है, यहां पर H2O क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव शो कर रहा है। इसका मतलब इनके केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिट नहीं कर पाएगा, पेयर हो जाएगा। तो यहां पर पेयर हो जाएगा तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि H2O यहां पर ऐसा जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, तो इतना हम छाप लीजिए बेटा पहले, फिर हम इसके लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, लिमिटेशन ऑफ, पहले इतना छाप लो, फिर हम चलेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी और फिर ये लेक्चर करेंगे कंप्लीट। बेटा पहले इतना छाप लीजिए, छाप ले बेटा इतना। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपने पास, यानी कि लिमिटेशन ऑफ वीबीटी की कमियां। लिमिटेशन बोल दो या फिर ड्रॉबैक बोल दो बेटा, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन भी बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी या फिर ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, क्या क्या कमियां थी वीबीटी के अंदर, ठीक, जिसकी वजह से हम सीएफटी के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद सीएफटी आती तो वो वीबीटी की कमियों को दूर करती है, पर कमियां क्या थी वीबीटी के अंदर वो देख लीजिएगा। तो यहां पर 5-6 कमियां थी कुछ, जिसमें सबसे पहला था कि वीबीटी में बहुत सारे अजम्पशन करने पड़ रहे थे, बहुत सारे एक्सेप्शन यहां पर थे, यानी कि हैविंग नंबर ऑफ it has number of assumption, ठीक है। यहां पर हमें बहुत सारे assumption करने पड़ रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ एक्सेप्शन है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है जो हमने अभी देखे हैं, ठीक, बहुत सारे एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसकी कमी थी, ठीक। दूसरा यहां पर था कि इसने जो है मैग्नेटिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा, not explain exact magnetic moment, not explain about exact magnetic nature, ठीक है, एग्जैक्ट मैग्नेटिक नेचर, एग्जैक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे पैराडाया तो ठीक है, लेकिन इस मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बता पाया, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे म्यू की हम बात कर रहे थे ना अभी, तो वो ये वीबीटी नहीं बता पाया, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नॉट एक्सप्लेन अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाया कि किसका कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है ना, इसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। फोर्थ एक्सेप्शन इसका ये है कि इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से नहीं बता पाया कि क्यों स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं और क्यों वीक को वीक बोल रहे हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में इसने अच्छे से डिफरेंस नहीं बता पाया कि स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है और वीक जो है वो वीक क्यों है, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया था, जो कि आगे हमारे पास सीएफटी बताती है। नेक्स्ट इसने अगर 5वीं के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने नॉट गिव्स स्पेसिफिक ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं दे पाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर बात करें बेटा तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और dsp2 दो आ रही है ना, तो sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक, और dsp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो लोगों ने जब इससे क्वेश्चन करे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी एक ही ज्योमेट्री होनी चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एक ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की भी एक ही ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, ये दो क्यों ज्योमेट्री हो रही है, इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया, ठीक। एंड लास्ट वन इज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बोला अगर
तेरे में इतनी सारी कमियां हैं, तो जो तेरे कॉम्प्लेक्स यहां पर बन रहे हैं वो स्टेबल है ही नहीं। इस तरह से लोगों ने उसके सामने सवाल खड़े कर दिए, जिन सवालों के जवाब वीबीटी के पास नहीं थे। तो वीबीटी के बाद फिर क्या आया बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, जिन्होंने इस सारे ड्रॉबैक को क्या करे, अपने पास ओवरकम करे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये इसकी वीबीटी की कमियां थी। ये लिमिटेशन के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इनको भी याद रखना बेटा। तो अब हमारे पास लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तब तक के लिए इतना बेटा देख लीजिए अच्छे से। कोई डाउट अगर तुम्हें आया होगा तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे जवाब देने की बेटा, ठीक। तो अभी इस लेक्चर को इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।